में उस कंपनी का शेयर मैक्सिमम 20% तक ही बढ़ सकता है, और अगर उसका जो लोअर सर्किट है यानी कि उसका जो डाउन सर्किट है वो अगर 20% है, तो एक कंपनी का शेयर पर डे 20% तक ही नीचे गिर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो इस तरह का जो रोल है वो स्टॉक एक्सचेंजेस प्ले करती हैं प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ में भी। अगर हम उसका थर्ड पॉइंट कंसिडर करते हैं तो यहीं पर सिक्योरिटीज़ की प्राइसिंग के साथ साथ हमारी ट्रांजैक्शंस की सेफ्टी भी स्टॉक एक्सचेंज का ही रोल रहता है। स्टॉक एक्सचेंज हमें ये सेफ्टी प्रोवाइड करती है कि किसी का पैसा ज़्यादा नुकसान ना हो जाए और या फिर किसी का पैसा ज़्यादा ना खराब हो जाए। तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस जो हैं अगर हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू की है तो उसकी सेफ्टी भी स्टॉक एक्सचेंज का ही एक रोल रहता है, उसी का फंक्शन है। फिर हम बात करते हैं कि ट्रांजैक्शंस की सेफ्टी या हाउ ट्रांजैक्शंस आर अनसेफ। तो कभी ऐसा होता है, जैसे हमने डिस्कस किया सर्किट लिमिट को, अगर पर्टिकुलरली किसी एक कंपनी में एक इंसान ने स्टॉक्स को जो है वो इन्वेस्ट किया है, तो अगर एक दिन में प्राइस जो है वो 20% से ज़्यादा गिर जाएगा तो हमारी ट्रांजैक्शंस कहीं ना कहीं रिस्की हो जाएंगी। तो इस रिस्क को बेयर करने के लिए जो एक पूरा मैकेनिज्म है वो स्टॉक एक्सचेंजेस बनाती हैं, जिसमें उन्होंने सर्किट लिमिट के साथ साथ पर्टिकुलरली ट्रांजैक्शंस की सेफ्टी को भी इंश्योर किया है। इस तरह जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो अपना जो एक रोल है वो प्ले करती हैं। जैसा कि आपने अभी तक देखा कि इन तीन फंक्शंस में हमें बहुत अच्छा रोल प्ले दिखा स्टॉक एक्सचेंजेस का। अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम डिस्कस करें तो इकोनॉमिक बैरोमीटर के साथ साथ ही स्टॉक एक्सचेंजेस हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी कंट्रीब्यूट करती हैं, क्योंकि हम एक पर्टिकुलरली इस चीज़ को इस इंडेक्स को देखकर ही आगे अपने आने वाली जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनको कंसीडर करते हैं। तो अगर हमें हमारी कंपनी में, हमारे देश में किसी और इंसान ने इन्वेस्ट करना है तो इकोनॉमिक बैरोमीटर स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू हम देख सकते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू ही। अब अगर हम किसी थर्ड पर्सन यानी कि किसी आउटसाइडर NRI ने हमारी देश में इन्वेस्ट करना है तो वो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस को देखकर ही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट कर पाएगा, और वो बाहर से जो है वो पैसा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएगा, हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर हम यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू ही हमारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ उसको दिखेंगी। फिर हम बात करते हैं स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। अगर हम बात करें तो स्टॉक एक्सचेंजेस अपनी सिक्योरिटी इतना जो ट्रांजैक्शंस जो है इतनी सिक्योर करती है, इसी वजह से हम अपनी जो इक्विटी के अंदर हम एक ट्रस्ट डाल सकते हैं। देखा जाए तो इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट की हैबिट अपने अंदर इंकलकेट कर पाए हैं, तो स्टॉक एक्सचेंजेस उनको भी इंश्योर करती हैं, उनके लिए भी इक्विटी जैसी एक रिस्की एरिया को अवेलेबल करती है ताकि वहाँ पर लोग इन्वेस्ट करें और कुछ अनसर्टेन तरीके से भी पैसा जो है अपना रेज कर सके, ज़्यादा बढ़ा सके। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हमारे अंदर इक्विटी को लेकर एक अच्छी फीलिंग जो है वो हमारे दिमाग में डालती हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल इंसान जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को सिर्फ इंश्योरेंस और बैंकिंग से ही रिलेट करता था, वो अब स्टॉक मार्केट के साथ भी और इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए भी रेडी रहता है। तो इस तरह का जो ट्रस्ट है वो स्टॉक एक्सचेंजेस हमें प्रोवाइड करते हैं, राइट। आगे हम बात करते हैं कि प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक स्पेकुलेशन का बिजनेस है, मतलब अगर आप अनुमान लगाते हैं तो यहाँ पर दोनों तरह के लोग हैं जो किसी पर्टिकुलर कंपनी के प्राइस के ऊपर जाने के लिए भी स्पेकुलेट कर सकते हैं और नीचे जाने के लिए भी। तो इन दोनों तरह के लोगों को स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अपने अंडर काम करने के लिए एक स्कोप प्रोवाइड करती है। अगर हमने पहले जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया कि बहुत सारे ब्रोकर्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर आके उनके अंडर आके उधर काम करते हैं, उस तरीके से
ये स्पेकुलेशन के लिए भी बहुत बड़ा एक स्कोप प्रोवाइड करती है, जिससे कि आप अगर बायर हैं और मैं अगर सेलर हूं तो हम दोनों ही एक जगह पर रहकर भी ट्रेड कर पाएंगे। दूसरी जो बात आती है वो है लिक्विडिटी। ये स्टॉक एक्सचेंजेस जो है वो लिक्विडिटी का बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी एक एक्सपायरी रहती है, जो बहुत जल्द ख़त्म हो सकते हैं, या बहुत जल्द जिनकी जो है जिनकी वजह से हम अगर उनको लिक्विडेट कर दें तो हम बहुत जल्द पैसा भी अर्न कर सकते हैं। ये लिक्विडिटी डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है कि कितनी वॉल्यूम से हमारी एक्सचेंजेस में ट्रेड होता है। अगर हम कंसिडर करें कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इन दोनों ही एक्सचेंजेस पर बहुत लार्ज लेवल पर ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिलता है, और ये ट्रेडिंग वॉल्यूम इन स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू हमें एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। जिस तरह से हम पुराने ज़माने से में डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ पर एक आउटक्राई सिस्टम था, लोग चिल्ला चिल्ला कर अपने स्टॉक्स को बेचते या खरीदते थे। यहाँ पर हमें चिल्लाने और वहाँ पर उन्हें चिल्लाने के बावजूद भी कभी कभी जो है वो उनको सामान या उनके शेयर्स नहीं मिल पाते थे, या अगर वो बेचने भी गए हैं तो उनके शेयर्स वो बिकते नहीं थे। लेकिन स्टॉक एक्सचेंजेस की एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से एक उनका मैकेनिज्म जो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है, इसकी वजह से हम लिक्विडिटी ला सकते हैं। अगर हमने स्टॉक्स में आज कोई पैसा इन्वेस्ट किया है और हमें 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उस पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, तो हम उसको लिक्विडेट करके बहुत जल्द स्टॉक्स को बेचकर हम अपना पैसा जो है एज सुन एज पॉसिबल अपने अकाउंट में वापस ले सकते हैं। तो इस तरह का एक्सचेंज का जो ये रोल है, ये बहुत बड़ा रोल है जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। बिकॉज अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो स्टॉक मार्केट में लोग इसीलिए इन्वेस्ट इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी का एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह आप एफडी में या इधर या कोई भी ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर आप रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं टाइम के साथ, और आपको जो इंटरेस्ट का जो रेट है वो भी फिक्स रहता है। बट अगर हम लिक्विडिटी में के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पर्सपेक्टिव हमारा स्टॉक एक्सचेंजेस सॉल्व करने में बहुत आगे रहती है, क्योंकि वहाँ पर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट तो कर सकते हैं जहाँ पर हमें स्कोप है कि हमारा पैसा बढ़ेगा, साथ ही हम उसको एज सुन एज पॉसिबल अपने हाथ में भी रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी का जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम बात करें बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, तो अगर हम बेटर एलोकेशन की बात करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंजेस ने हमें वो एरिया प्रोवाइड किया है जहां पर हम अपनी कैपिटल को या अपने पैसे को अच्छी तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं डाइवर्सिफाइड वे में, सिर्फ एक स्टॉक के साथ नहीं, इवन बहुत सारे स्टॉक्स के साथ, और हमें वहां पर प्रॉपर जो रिटर्न है वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फिक्स की बात करें तो देर आर सो मेनी वेज जहां पर आप तरह तरह के स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके अपनी कैपिटल को जो है वो एलोकेट कर सकते हैं इन अ वेरी बेटर वे। यही मेन जो फ़ायदा है स्टॉक एक्सचेंजेस का अब तक हमें समझ में आया है, जिसमें हम अपनी कैपिटल को रिस्क को मिटिगेट करने के साथ साथ और रिस्क को एक्सेप्ट करने के साथ साथ वहाँ पर हम ये स्कोप भी रखते हैं कि हमारा जो पैसा है वो ग्रो करेगा। तो इस ग्रोथ को कंसिडर करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस ने हमें ये एरिया प्रोवाइड किया है। अगली अगर हम बात करें तो प्रमोट्स द हैबिट्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अगर हम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो स्टॉक एक्सचेंजेस हमें वो एरिया भी प्रोवाइड करते हैं जहां हम अपने सेविंग्स को और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पर्टिकुलरली ज़्यादा कर सकते हैं और अपने पैसे को ग्रो करवा सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंजेस क्योंकि बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे से काम करते हैं, तो वहाँ पर हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अगर हम अपना पैसा ग्रो करना चाहते हैं तो वहाँ हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि एक ट्रस्ट के साथ साथ हम अपना पैसा ग्रो करने के साथ साथ वहाँ सेविंग्स भी हो सकती है। तो अगर इस तरह की वैल्यूएशन हमें स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू मिलती है तो वो हमें बहुत फ़ायदा देती है अगर हम अपने पैसे को और अपने अंदर ये हैबिट इंकलकेट करते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट हमेशा इंसान को करनी चाहिए, जिस तरह से हम अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट, जिस तरह से हम अपने घर में
खाना खाने के लिए एक पैसा अलग से निकाल कर रखते हैं, उसी तरह से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमें पैसा हमेशा निकाल के रखना चाहिए, क्योंकि वो आपको अल्टीमेटली आपके उन बुरे समय में काम आ सकता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। After discussing the functions of stock exchange, let's us now discuss the next slide and move on to the next slide, and that is stock. What is a stock or share? A stock or share is a stock financial instrument that represents ownership in a company or corporation and represents a proportionate claim on its assets and earnings. देखिए, जैसे हमने बताया कि मोहन की स्टोरी में हमने जाना कि एक पर्टिकुलरली जब हम आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी के हम उस पार्ट के लिए ओनर बन जाते हैं। उस तरह से स्टॉक और शेयर एक उस तरह का होल्ड है जो हमें उस कंपनी में देता है जिस कंपनी में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और पर्टिकुलरली उतनी अमाउंट के लिए हम उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। जो कंपनी है, कंपनी की डिसीजन मेकिंग में हम अपना पार्ट जो है वो प्ले कर सकते हैं। तो ओनरशिप में जो भी फायदे मिलते हैं वो हमें जब हम स्टॉक्स या शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के तो वो हमें मिलते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा जो उसका होता है वो हम डिविडेंड से एसोसिएट कर सकते हैं। जब भी कंपनी जो है वो अपना प्रॉफिट अर्न करती है तो बीइंग एन ओनर इन अ कंपनी आप उसमें ये डिविडेंड का जो एक बेनिफिट है वो एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से उसके एसेट्स और अर्निंग्स में भी हम जो है उसका जो एंजॉयमेंट है वो कर सकते हैं। हाउ डू वी इन्वेस्ट इन अ कंपनी? अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो देखिए, ये जो है ये आपके सामने 4 स्टेप्स का एक प्रोसीजर जो हमने प्ले किया है। अब अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले तो हम कंपनी को कंसिडर करते हैं। हम कोई भी कंपनी को चूज करते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अब जैसे मोहन की कंपनी में जब हमने किया तो मोहन की कंपनी में हमें ये पता लगा, ये अच्छा लगा, उसका आइडिया अच्छा लगा कि ये जो मिठाई बनाता है ये मिठाई आगे आने वाले टाइम में और लोगों को भी पसंद आने वाली है, इसलिए हमने मोहन की कंपनी को चूज किया। तो उस तरीके से अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप सबसे पहले उस कंपनी को चूज करते हैं। अब कंपनी को चूज करने के लिए भी आपको एक पूरा प्रोसेस करना पड़ता है कि एटलीस्ट आपको समझ में आए कि आपने कौन सी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, राइट। तो ये जो है ये भी एक स्टेप जो है, ये पूरा का पूरा जो स्टेप है इसके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च रहती है। वो अगर रिसर्च होती है तो वो उस रिसर्च को करने के 2 तरीके रहते हैं, एक है टेक्निकल एनालिसिस और एक है फंडामेंटल एनालिसिस। तो इन दोनों तरीकों से हम चूज कर सकते हैं कि कंपनी में कौन सी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मान लीजिए आपने वो सब स्टेप्स करके आपने एक कंपनी को चूज कर लिया एंड योर कंपनी इज एसबीआई मान लीजिए। अब आप एसबीआई में जब इन्वेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज किस स्टॉक एक्सचेंज में वो रिलाय करती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप किसी कंपनी को के बीच में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका वे जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से होकर ही निकलेगा। तो अब आप देखेंगे कि एसबीआई जो है वो एनएससी पे अवेलेबल है या बीएससी पे अवेलेबल है, तो ये आपकी चॉइस है कि आप उसको बीएससी के थ्रू या एनएससी के थ्रू खरीदेंगे। मान लीजिए नेशनल एसबीआई जो है वो आपने अपना कहा कि आप एसबीआई में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपने उसको स्टॉक एक्सचेंज चूज किया और उसमें आप इन्वेस्ट करने लग गए। लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए डायरेक्ट आपको एक्सचेंज हाउस के पास नहीं जाना है, उसके बीच में एक और भी स्टेप जो है वो है ब्रोकर का। तो आपको अपने ब्रोकर को चूज करना है, वो आप कोई भी कर सकते हैं, प्रॉफिट मार्ट, शेयर खान। उस ब्रोकर के पास जाकर आपने अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाना है। ये जो डीमैट अकाउंट है ये वही डीमैट अकाउंट है जो अब शेयर्स को रखने के लिए यूज हो रहा है, डीमटेरियलाइज्ड हो गया है। तो आपका अकाउंट जो डीमैट अकाउंट है वो एज वेल एज सेविंग्स अकाउंट है, लेकिन हमें सेविंग्स अकाउंट में हमारे पैसे रखने पर कुछ पैसे मिलते हैं, जैसे कि आप उसे इंटरेस्ट बोलते हैं। तो डीमैट अकाउंट हमें वो इंटरेस्ट प्रोवाइड तो नहीं करता, लेकिन हमें एक फैसिलिटी अवेलेबल करता है जिससे कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स उसमें डाल सकें और हम नई इन्वेस्टमेंट्स भी उसके थ्रू कर सकें। तो वहाँ पर हमारे ब्रोकर्स जो हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फिर एंड में आप और मैं दोनों ही इन्वेस्टर हैं, तो ये सब प्रोसेस जो है वो हमारे इन्वेस्टर के थ्रू किया जाता है।
अगर हम इस प्रोसेस को ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो भी ये सही है, लेकिन अगर आप इसको नीचे से ऊपर देखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि एक इन्वेस्टर है, मान लीजिए आप और हम पहले सबसे पहले अपने ब्रोकर के पास जाते हैं, जो कि है प्रॉफिट मार्ट में या शेयर खान या कोई भी आप अपना जो ब्रोकर है जिसको यूज़ कर रहे हैं वो। अब अगर ब्रोकर को आपने चूज कर लिया है, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी स्टॉक एक्सचेंज पर हमारा चूज किया हुआ स्टॉक अवेलेबल है। और मैक्सिमम टाइम इंडिया में दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस पर जो बिग कंपनीज होती हैं वो अवेलेबल रहती हैं। तो स्टॉक एक्सचेंजेस में हम ये हमारी चॉइस रहेगी कि हम उसे एनएससी के थ्रू खरीदना चाहते हैं या बीएससी के थ्रू। मान लीजिए हम एनएससी के थ्रू प्रोसीड करते हैं, फिर हम कंपनी देखते हैं कि हमें एसबीआई में इन्वेस्ट करना है, तो हम एसबीआई के शेयर्स को, चाहे आप 100 शेयर्स लें चाहे 200 शेयर्स लें, आप उसमें इन्वेस्ट करके रख देते हैं। तो ये छोटा सा जो प्रोसीजर है वो आजकल के ज़माने में बहुत ही ईजी हो चुका है, जिसको पहले बहुत लेंदी किया हुआ था, अब बहुत ईजी है। आप सब ऑनलाइन बैठकर कर सकते हैं, आप डीमैट अकाउंट ऑनलाइन खुलवा सकते हैं, उसके बाद आप एक्सचेंज से वो भी एक्सचेंज अवेलेबल कर सकते हैं स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही, और धीरे धीरे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो डे बाय डे बढ़ा सकते हैं, राइट। मूविंग ऑन, तो हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने निफ्टी, जब हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में थोड़ी बात की, तो तब हमने निफ्टी के बारे में डिस्कस किया था एक्चुअली निफ्टी है क्या। तो एंशियंट टाइम से मैं आपके साथ एक निफ्टी का इंसाइट शेयर करूंगी। जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी 50 हमेशा हम 50 मोस्ट पॉपुलर लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते थे। वो निफ्टी 50 होता है जिसमें 50 ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो लार्ज कैप हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, पर्टिकुलरली कंपनी की। 1960s में और 1970s में ये जो नाम है निफ्टी 50 उन ऐसी कंपनीज को दिया गया जो उस वक्त ट्रेडिंग, जिनकी जो वॉल्यूम थी ट्रेडिंग की वो बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि जेरोक्स, पोलरॉयड, कोका कोला। इनका जो ग्रोथ था, ड्यू टू देयर प्रोवन ग्रोथ रिकॉर्ड्स एंड कंटिन्यूअल इंक्रीजेज इन डिविडेंड्स, द निफ्टी 50 वर व्यूड एज वन डिसीजन पिक। इन्वेस्टर्स वर टोल्ड टू बाय एंड नेवर सेल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में 50 ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स को कंसीडर किया गया, उनकी वैल्यूएशन, उनकी कंपोजिशन ली गई, एंड और जो था कि निफ्टी 50 का जो पूरा, अगर हम बैक रिकॉर्ड देखें तो निफ्टी 50 का जो स्टॉक्स का रिकॉर्ड था, उन्होंने थ्रू आउट एक अच्छी ग्रोथ रिकॉर्ड जो था वो अपना बनाया था, जिसमें उन्होंने कंटिन्यूअल बेसिस पे डिविडेंड्स भी शेयर किए लोगों के साथ, और अपनी ग्रोथ का जो ग्राफ था वो भी एकदम बढ़ता हुआ दिखाया। तो इस तरीके से हमेशा निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट को यही लिया जाता था कि अगर आप किसी में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी सब चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप एक पिक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो है निफ्टी। और लोगों को ये भी सजेस्ट किया जाता था कि निफ्टी में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो निफ्टी में आप बाय करके बस भूल जाइए और उसको कभी सेल मत कीजिए, क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमी लार्ज एंड लार्ज होती रहेगी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी बढ़ती रहेंगी। आज जो है हम निफ्टी को उसका इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे भी देखते हैं, जिस तरह से हम 1960s और 70s में करते थे। अभी निफ्टी जो है हमारे एनएससी के, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को बोला जाता है, जिसमें फिर से वही 50 कंपनीज ऑफ इंडिया, जो लार्ज कंपनीज ऑफ इंडिया हैं, वो कंपोज्ड हैं, और उसके अंदर जो ये 50 कंपनीज हैं, ये 13 सेक्टर्स से, डिफरेंट 13 सेक्टर से, जो डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स हैं, उनसे पिक की हुई कुछ कंपनीज हैं जो इसके बीच में इंक्लूड की गई हैं। तो इसकी जो कंपोजिशन है वो 50 कंपनीज के साथ बनी है। उन कंपनीज के बारे में हम थोड़ा जानते हैं अपनी अगली स्लाइड। तो ये है कंपनीज जो निफ्टी 50 में कंसिडर की जाती हैं। इन कंपनीज के नाम कुछ इस तरह से हैं: अल्ट्राटेक सीमेंट, अदानी पोर्ट, श्री सीमेंट, ग्रासिम, डॉक्टर रेड्डी, एसबीआई, विप्रो, एशियन पेंट, ब्रिटानिया, हीरो मोटोकॉर्प, यूपीएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये जो आपके सामने थोड़े स्पेलिंग्स जो है, ये उनके ट्रेडिंग सिंबल के स्पेलिंग्स हैं। ये भी आपको आगे चलकर पता लगेगा जब हम ट्रेड एग्जीक्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे।
अभी अगर हम बात करते हैं तो ये कंपनीज जो हैं, ऐसी 50 कंपनीज जो हैं वो निफ्टी 50 में इंक्लूडेड हैं। इनकी ग्रोथ अगर होगी तो निफ्टी की ग्रोथ होगी। अगर ये कंपनीज इकट्ठी कभी गिरेंगी तो ही निफ्टी कभी डाउन में आएगी। तो ऐसा रहता है कि 50 कंपनीज को इंक्लूड करने का मतलब है कि हमने ऑलरेडी अपने रिस्क को जो है वो मिटिगेट किया है, उसको हमने डाइवर्सिफाई करके इन कंपनीज में ही थोड़ा इन्वेस्ट किया है, अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं तो। एक और बात यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, वो ये है कि निफ्टी को आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, निफ्टी इज अ ट्रेडेबल इंडेक्स, उसको आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से अगर हम कंसिडर करें तो नाम निकल कर आता है सेंसेक्स। सेंसेक्स एक बीएससी का ही इंडेक्स है, और सेंसेक्स जो है वो बेंचमार्क है हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, जिसमें 30 कंपनीज हैं। तो सेंसेक्स जो है वो 30 लार्जेस्ट कंपनीज जो कि मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड हैं स्टॉक्स बीएससी पर, उनमें इंक्लूडेड है। अगर हम इंडिया इकोनॉमी की बात करें तो इंडेक्स कंपोजिशन जो है वो हमेशा रिव्यू की जाती है एवरी जून एंड दिसंबर ईच ईयर। तो अगर आप सेंसेक्स की कंपोजिशन में जो सेंसिटिव कंपनीज आती हैं उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इनकी वैल्यूएशन जो है उसके कंपोजिशन, जो सेंसेक्स की कंपोजिशन है उसको हम एवरी जून एंड एवरी दिसंबर ऑफ ईच ईयर हम उनको कंपोजिशन को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कौन सी कंपनी, अगर हमें कोई कंपनी ऐसी लग रही है जो हम उसमें कंसिडर नहीं कर सकते तो हम उसको निकालते हैं और उसकी जगह जो भी हमें कैपेबल कंपनी लगती है तो उसमें हम उसको इंक्लूड करते हैं। ये जो प्रोसेस सेंसेक्स में होता है, ये ऐसा सेम प्रोसेस निफ्टी में भी रहता है। और एनालिस्ट जो हैं और इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट और इंडियन इकोनॉमी की पर्टिकुलरली इंडस्ट्री की डिक्लाइन को देखने के लिए सेंसेक्स का जो ग्राफ है या सेंसेक्स का जो एक हिस्टोरिकल डेटा है उसको कंसीडर करते हैं। सेंसेक्स में जैसे हम बात करते हैं कि सेंसेक्स जो है वो 1986 में बनाया गया, तो ये सेंसेक्स जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे ओल्डेस्ट इंडेक्स है। यहाँ इसकी अपनी एक अपनी मार्केट में एक वैल्यू है, पर हम इसको कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते। सो अगर हम बीएससी की बात करें तो बीएससी में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं जिसमें कि हम सेंसेक्स को ट्रेड कर सकते हैं, जबकि हम निफ्टी में अगर हम एनएससी की बात करें तो निफ्टी को हम ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर्स या ऑप्शंस के थ्रू। तो सेंसेक्स को हम हमेशा देखते ज़रूर हैं, लेकिन उसको सिर्फ हम स्टडी पर्पस के लिए ही देखते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो जिस तरह से मैंने पहले भी डिस्कस किया कि एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स यूज इट टू ऑब्जर्व द साइकिल्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमी एंड द डेवलपमेंट एंड डिक्लाइन ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है या कोई डिक्लाइन हो रहा है पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, या उन्हें कोई भी जो है ग्रोथ के साइकिल्स देखने हैं, तो उसके लिए हम सेंसेक्स को ज़रूर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप बात करें ट्रेडिंग की तो हम यहाँ पर ट्रेडिंग करने से बाहर हैं। आइए अब हम अगला अपना वो जानते हैं। तो आगे हमारे हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनीज इन द सेंसेक्स। तो ये वही कंपनीज है बेसिकली जो निफ्टी में 50 कंपनीज हैं, उनमें जो 30 कंपनीज हैं वही कंपनीज जो हैं वो सेंसेक्स में हैं, पर निफ्टी में एडिशनल 20 कंपनीज और हैं जो कि उसकी वैल्यू को थोड़ा और रिफाइन करती हैं और उसको एक बड़ा एरिया बनाती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। जिस तरह से ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से आप डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट में रिलायड रहते हैं, उस तरह से निफ्टी जो है वो 50 कंपनीज का एरिया देती है, वहीं जो सेंसेक्स है वो हमें 30 कंपनीज का एरिया देता है। आप देख सकते हैं अब हमारी पिछली स्लाइड से भी कि जो कंपनीज हमारी निफ्टी 50 में है मोस्टली कंपनीज हमारी सेंसेक्स में भी हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर से उसमें एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, इस तरह की कंपनीज जो है वो हम सेंसेक्स में है वो देख सकते हैं।
अब हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे जो कि है डिफरेंसेस सेंसेक्स और निफ्टी के। जैसे कि हमने पढ़ा, सेंसेक्स एंड निफ्टी आर बोथ मार्केट इंडाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू डिपिक्ट द strength of the stock market. While both are calculated almost in the same method, there are few differences between the two market indices. जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हम लोग अब आराम से हम लोग बहुत सी चेंजेस के साथ दोनों की वैल्यूएशन नहीं करते हैं। हम बहुत ही इजीली दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस को, दोनों इंडेक्सेस को वैल्यूएट करते हैं और उनका प्रोसीजर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप नाम से भी जान सकते हैं, जैसे कि हम पहला डिफरेंस लेते हैं वो है वाइल निफ्टी इज डिराइव्ड फ्रॉम नेशनल 50, सेंसेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम सेंसिटिव इंडेक्स। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 2 वर्ड से बना है, नेशनल 50, और सेंसेक्स भी 2 वर्ड से बना है, सेंसिटिव इंडेक्स। अब अगर हम देखें तो नेशनल 50 मतलब नेशनल 50 यानी कि उसके अंदर नेशन की 50 कंपनीज हैं, और अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसिटिव इंडेक्स यानी कि उन 50 कंपनीज में से जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जिनका इम्पैक्ट डायरेक्टली हम और इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ पर जाता है, तो उनको हम सेंसिटिव इंडेक्स बोलते हैं। और वो सेंसिटिव इंडेक्स जो है वो हमने सेंसेक्स में कंसीडर किया है। फिर जो सेंसेक्स है वो बीएससी के थ्रू ऑपरेट किया जाता है, वहीं जो निफ्टी है वो IISL इंडिया इंडेक्स प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोडक्ट्स लिमिटेड के थ्रू ऑपरेट किया जाता है, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ही एक सब्सिडियरी है। अगले जो डिफरेंसेस हैं वो है निफ्टी कंसिस्ट ऑफ 50 सिलेक्टेड स्टॉक, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। जो भी 50 टॉप कंपनीज हैं, निफ्टी उन 50 टॉप कंपनीज को अपने अंदर इन्वॉल्व करके बैठी है, कंपोज्ड है। वाइल जो सेंसेक्स है वो उन 50 कंपनीज में से 30 कंपनीज सिलेक्टेड हैं उससे बना है। तो हमारा जो ये इंडेक्स है सेंसेक्स वो 30 कंपनीज से बना है, और वहीं जो निफ्टी है वो 50 कंपनीज से बनी है। अगर हम बेस इंडेक्स वैल्यू की बात करें तो निफ्टी जो है वो 1000 से स्टार्ट हुई थी, और वहीं जो सेंसेक्स है वो 100 से। आज आप जो भी प्राइसेस देख रहे हैं, मान लीजिए जो सेंसेक्स है वो 55,000 पे है और निफ्टी जो है वो 16,800, 16,600 या 500 पर है। ये दोनों ही, अगर आप सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स 100 रुपीज से शुरू होकर इस पॉइंट तक पहुंचा है, और वहीं निफ्टी जो है उसके बहुत साल बाद आने के बाद वो 1000 से स्टार्ट हुई और अब वो 16,000 समथिंग पर प्रिवेल कर रही है। तो इन दोनों की बेस इंडेक्स वैल्यूज का आपको पता होना चाहिए, जस्ट फॉर द नॉलेज। इसका कोई कंसिडरेशन जनरली नहीं होता है। अब हम आगे बात करेंगे फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडेक्स। चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन एंड ग्लोबल इकोनॉमी। तो जैसे कि पहला जो हमारा है, जो भी फैक्टर्स हैं जो हमारे इंडेक्स की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगे, उसमें सबसे पहला जो रोल है, जो सबसे पहला फैक्टर है वो है चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम बात करें तो जो भी रेट ऑफ चेंज है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर जैसे कि हम जानते हैं कि आरबीआई जो है वो रेगुलेटरी है हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो जब भी आरबीआई जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी चेंज लाता है तो सारे जो फैक्टर्स हैं वो इंडेक्स की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। अब ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे। अगर हमारा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता है या इंटरेस्ट बढ़ने या कम होने की वजह से इकोनॉमी को कोई फायदा होगा, तो इंडेक्स जो है वो अपना जो उसका इम्पैक्ट है उसको बढ़ाकर दिखाएगा, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं राइज होगा। और अगर इसका इम्पैक्ट, इस चेंज इन रेट का इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव है, तो उसका इम्पैक्ट वो अपने प्राइस को गिरा कर दिखाएगा। तो इस तरीके से हम चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंडेक्स की परफॉर्मेंस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट होता देख सकते हैं। तो दूसरा जो इम्पैक्ट हमारी परफॉर्मेंस, इंडेक्स की परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ता है वो है इन्फ्लेशन। तो जब इन्फ्लेशन अगर हाई होती है उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो भी इनपुट्स के प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, मतलब गुड्स के प्राइसेस हैं जो बढ़ जाएंगे।
तो उस चीज़ में जब एक कंज्यूमर है वो उन चीज़ों को नॉर्मली जितना पहले कंज्यूम करता था उतना नहीं करेगा, कहीं ना कहीं उसका जो कंजम्पशन है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। उस टाइम के लिए अगर जो कंपनी है पर्टिकुलरली उसके प्राइसेस, उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होंगे, जिसका इम्पैक्ट उसके प्राइस पर, स्टॉक मार्केट के उसके प्राइस पर ज़रूर आएगा। और इस वजह से हमारे पर्टिकुलरली एक कंपनी की जो प्रॉफिट्स हैं उसकी परफॉर्मेंस हैं वो अगर इंडेक्स के ऊपर इम्पैक्ट करेंगी, अगर हम देखें मार्केट्स के ऊपर तो उसका जो शेयर है वो मार्केट में कहीं ना कहीं गिरेगा पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो उस टाइम के लिए जो इंडेक्स, अगर इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा हाई है तो उसकी वो भी हमारी इंडेक्स के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जैसे हमारी जो स्टॉक्स हैं, जो हमारी वैल्यू स्टॉक्स हैं, अगर हम उन पे बात करें तो वो हाई इन्फ्लेशन में अच्छा रिटर्न देंगे, लेकिन वही जो स्टॉक्स डिविडेंड यील्ड पर काम कर रहे हैं उन स्टॉक्स की हमें इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन कम होगी तभी परफॉर्मेंस दिखेगी। तो वाइस वर्सा दोनों ही वेज से ये जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर ज़रूर पड़ता है। दूसरी ओर ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो अगर ग्लोबल इकोनॉमी पे बात करते हैं तो ग्लोबली होल, एज अ होल हम कंसिडर करते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा क्राइसिस जो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा, हमारी इकोनॉमी को प्लस जो हमारे साथ और देश हैं उनकी इकोनॉमी को भी, तब भी जो है इंडेक्स के ऊपर हम उसका जो इम्पैक्ट है वो दिखेगा, उसकी परफॉर्मेंस पर उसका इम्पैक्ट दिखेगा। अभी लेटली हमने अभी देखा कि 2020 में मार्च, जब हमारा लॉकडाउन, इंडिया में जब लॉकडाउन इम्पोज हुआ अराउंड 19 और 20 मार्च के पास, तो उससे पहले ही हम देख रहे थे कि मार्केट्स जो हैं वो नीचे गिर रही थी। अराउंड 6 to 7 ऑफ फरवरी में ही हमने देखा कि जो मार्केट्स थी हमारी वो कहीं ना कहीं गिर गई। तो उसका रीज़न यही था कि उसका भी इम्पैक्ट यही था, तब जो कोरोना था या जो क्राइसिस थे कोविड के वो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे थे, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट हमारे इंडेक्स के ऊपर भी आया और वो एकदम से नीचे गिरा। पर 2020 में जब हमारे यहाँ इम्पोज किया गया लॉकडाउन, उसके बाद 24 या 23 या 24 मार्च से ही मार्केट्स को आपने वापस आते हुए देखा। वो भी एक ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से ही एक इम्पैक्ट था जो इंडेक्स पर हमें देखने को मिला। आइए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया पहले कि कितने टाइप्स के कितने टाइप्स के एनालिसिस होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास डिस्कशन में हम देख सकते हैं कि आपने बहुत बार सुना होगा फंडामेंटल और टेक्निकल, फंडामेंटल और टेक्निकल, लेकिन कोई आपको इनकी रेलेवेंस के बारे में नहीं बताएगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ एनालिसिस फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, तो वो कौन से होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर बेसिस होते हैं और टेक्निकल टोटली चार्ट के साथ कंसिडर किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू टेक्निकल, क्योंकि अभी टेक्निकल एनालिसिस ने उतना अवेयरनेस मार्केट्स में नहीं लिया है, लेकिन दोनों ही एनालिसिस अपने अपने जगह पर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और उनको करने के लिए हम इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेड करने के लिए हमें इन दोनों का जानना बहुत ज़रूरी है। आइए अब कुछ डिस्कस करते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो फंडामेंटल एनालिसिस एक्चुअली है क्या? एन एनालिसिस हेल्प्स यू आइडेंटिफाई की एट्रीब्यूट्स of the company and analyze its actual worth, taking into account macro and microeconomics. अगर हम बात करें पर्टिकुलरली एक कंपनी की, उसकी एक्चुअल वर्थ की, उसकी जो उसकी मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम
उन एट्रीब्यूट्स को जब हम कंसिडर करते हैं, उनके बारे में जब हम उनकी इवेल्युएशन करते हैं, तब हम जान पाते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस एक्चुअली है क्या। उसको हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। अब इन बेसिस के ऊपर, जब इन की एट्रीब्यूट्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं, और तब हम उस चीज़ को फॉलो करके हम किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को चूज करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा, हमने फंडामेंटल एनालिसिस के साथ इसको चूज किया है, तो वो हमारे फंडामेंटल्स के साथ मैच कर रहा है।